डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ ली, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उनको अपन कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन किस तरह लिखी जाती है किसी सॉल्यूशन की, वो सब हमने डिस्कस किया। अब आज जो अपन को पढ़ना है एक्चुअली में वो वेपर प्रेशर की कहानी देखनी है और राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर है नहीं? वेपर प्रेशर की बात आज मैं आपको करने वाला हूं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीजें चेंज कर देती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर जब हो जाएगा उसके बाद हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है राउल्ट्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो ये दो तीन चीजें और राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी अपन देखेंगे और उसके बाद अपन इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान लगाइए। वेपर प्रेशर, तो देखो बिफोर वी डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि प्रेशर जनरेट किस तरह से होता है। ठीक है, व्हेन वी टेक ओपन container, then vapor pressure never form। ये आपको ध्यान रखना। जब हम कोई ओपन कंटेनर लेते हैं, कोई खुला हुआ बर्तन लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड लेकर के उसको बॉईल करते हैं, तो उसकी जितनी भी वेपर बनती है वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और एटमॉस्फेयर में जब वेपर चली गई तो कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगी। भाई सीधी सी बात यहाँ पर ये है, ठीक है, कि सपोज करो ये हमारे पास एक लिक्विड इस तरह से रखा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, क्लियर है नहीं, और ये अंदर भी लिक्विड रखा हुआ है। अब अगर इसे हम बॉईल करेंगे तो लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसकी क्या है, सरफेस किस किस की होती है, लिक्विड की होती है सरफेस, सॉलिड की होती है सरफेस, लेकिन गैस की कोई सरफेस नहीं होती। ठीक है, तो ये लिक्विड की सरफेस है। सरफेस पे जो ऊपर पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जैसे ही आप गर्म करना स्टार्ट करोगे ये पार्टिकल्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन एवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है, गैसेस फॉर्म में चेंज होने लगता है, वेपर्स बनने लगती है, तो अपन बोलेंगे एवापोरेशन हो रहा है। लेकिन ये एवापोरेशन होगा तो सही, जो वेपर बनेंगी ना वो ओपन कंटेनर होने की वजह से बाहर निकल जाएंगी, तो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए हमको क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा सबसे पहले। ये हमारा क्या है, क्लोज कंटेनर। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर, समझ में आ रही कहानी? क्लोज कंटेनर जो होगा वो वेपर प्रेशर जनरेट करता है, क्लियर है? तो क्लोज्ड कंटेनर अगर हम लेंगे, क्लोज्ड कंटेनर जनरेट, वी कैन से इन क्लोज कंटेनर वेपर प्रेशर जनरेट, क्योंकि वेपर रुकेगी तभी तो उसका प्रेशर लगेगा ना लिक्विड की सरफेस पर। अगर वेपर ही नहीं रुकेगी, वो बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो सरफेस पर प्रेशर भी नहीं लगेगा, तो वेपर प्रेशर किस बात का? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये हमने क्या लिया, कोई सब्सटेंस लिया हुआ है क्लोज कंटेनर में, और इसकी ये सरफेस है, देखो जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है, सरफेस है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ही पहले वेपर क्यों बनाते हैं? ठीक है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पहले वेपर क्यों नहीं बनाते? तो आपके माइंड में एक ही आंसर आ जाए, सर ऊपर वाले मॉलिक्यूल ही तो पहले वेपर बनाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल थोड़े ना पहले वेपर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन टेक्निकली साइंटिफिकली समझाओ इस चीज को कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल ही वेपर क्यों बनाएंगे। क्लियर है नहीं? तो हम यहाँ पर लिखते हैं इवापोरेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस for surface molecule, not bulk molecule। पहले इवापोरेशन का प्रोसेस सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ क्यों होता है? ये जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको? बल्क मॉलिक्यूल।
और ऊपर वाले सरफेस मॉलिक्यूल। तो बल्क मॉलिक्यूल पहले एवापोरेट नहीं होते, पहले सरफेस के मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे, ये वाले फिर इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो एवापोरेट हो जाएंगे, फिर नीचे वाले बल्क वाले सरफेस पे जब आएंगे तो वो एवापोरेट होंगे। समझ रहे हो इस कहानी को? तो सरफेस के मॉलिक्यूल पहले एवापोरेट होते हैं, बल्क वाले एवापोरेट नहीं होते। तो रीजन क्या है इसका? देखो बिल्कुल सिंपल भाई, सरफेस के मॉलिक्यूल की सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। जैसे इस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और नीचे कुछ मॉलिक्यूल और होंगे, लेकिन इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ इस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल पर डिस्कस करें तो इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो बल्क मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं एज कम्पेयर टू सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल कम एक्सपीरियंस फोर करते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी जाने की, ठीक है, तो इसीलिए ये निकल जाती है। तो सरफेस एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम लगता है और बल्क के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से लगता है। चारों तरफ से लगने की वजह से वो हिल भी नहीं पाते, मतलब वाइब्रेट नहीं कर पाते, उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। और दूसरी चीज़, सीधी सी बात यहाँ पर ये कि ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तभी तो ठक 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 करके ऊपर चढ़ गए। अरे ऊपर वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी ना, तो इसलिए भी इनका जाना तय है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट सरफेस मॉलिक्यूल एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। ये दो रीजन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एवापोरेशन क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। और यू कैन से लिक्विड सब्सटेंस में भी कौन से सरफेस वाले मॉलिक्यूल पहले जाते हैं। सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही क्यों जाते हैं? तो उसको दो जवाब देना, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है इसलिए जाएंगे, और दूसरा हाई काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तो दूसरी वजह उनके पास है कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऐसे दुक 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 ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते रहते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल। नीचे वाले मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्टेड रहते हैं इसलिए नहीं वाइब्रेट हो पाते, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल इसलिए एवापोरेट होते हैं। क्लियर है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब क्या होगा, वेपर प्रेशर की बात अपन वापस करने लग जाते हैं। जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, जैसे जैसे इवापोरेशन होगा ऊपर की तरफ क्या होगा? इवापोरेशन। मैं लिख देता हूँ इवेपोरेशन। तो बिकॉज ऑफ कंटेनर क्या है? क्लोज, तो क्या होगा? ये जो वेपर बनेगी, ये सपोज करो ये वेपर बनने लगी, ये क्या बनने लगी? वेपर। जितनी वेपर बनेगी उतनी लिक्विड के पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो जितनी वेपर बनेगी ये वेपर वापस से इस कंटेनर की, जो कंटेनर इसकी वॉल से टकराएगी और वापस नीचे आएगी। तो वापस जब नीचे आएगी तो क्या होगा? वापस से कंडेंस हो जाएगी, वेपर की मॉलिक्यूल वापस से क्या हो जाएगी? कंडेंस। तो नीचे की तरफ क्या होगा? कंडेंसेशन, नीचे की तरफ होगा कंडेंसेशन। समझो, दो अपोजिट प्रोसेस है। ऊपर की तरफ एवापोरेशन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, और नीचे की तरफ हो रहा है वापस से कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज मॉलिक्यूल्स इनटू लिक्विड फेज मॉलिक्यूल, वापस कंडेंसेशन हो रहा है। स्टार्टिंग में देखो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन रेट बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वेपर जनरेट होने लग जाएगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और धीरे धीरे ये वेपर्स कंडेंस होने लगेगी तो कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होगा। एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगी, उसे अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 क्लास नंबर 11 इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम तभी आता है जब क्लोज कंटेनर हो, ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, और यहीं पर वेपर प्रेशर की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो वेपर प्रेशर क्या है? देखो, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर अबाउ लिक्विड सरफेस at equilibrium when evaporation rate and condensation rate becomes equal. This is called equilibrium. So that I can again I will repeat, ठीक है, the pressure which is exerted by vapor above the liquid surface, or you can say on the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure.
ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेशर विच एक्सर्टेड, लगाया जाता है, विच एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस, which exerted by vapor on liquid surface at equilibrium called VP, वेपर प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो वेपर के द्वारा एक्सर्ट यानी लगता है लिक्विड की सरफेस पर लगता है, इक्विलिब्रियम पर लगता है। किस पर लगता है, इक्विलिब्रियम पर लगता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है या नहीं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको मैं बता देता हूं कि जो कंडेंसेशन रेट है और इवेपोरेशन रेट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम। उस वक्त जो प्रेशर होगा जो लिक्विड वेपर के द्वारा लग रहा होगा लिक्विड की सरफेस पर, उसे अपन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। नोट कर लो, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी वेपर प्रेशर की कहानी। अब अपन ये डिस्कस करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है इसे कम किया जा सकता है क्या, ज़्यादा किया जा सकता है क्या, मतलब वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर देती हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं वेपर प्रेशर। तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर। ये एकदम मजे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब अपन हेडिंग लगा लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं या चेंज कर देते हैं। क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं, ठीक है। तो अब हेडिंग लगा लेते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहली चीज है शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप या स्लैश साइज ऑफ कंटेनर। क्या कंटेनर का शेप बड़ा लेने से, छोटा लेने से, सॉरी साइज बड़ा छोटा लेने से, शेप अलग अलग तरह से लेने से उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है क्या? तो इसका आंसर होगा नो। मतलब ये फैक्टर वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करता। तो फिर आप सोच रहे हो सर इसको फैक्टर में क्यों लिखा है? क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं, क्योंकि ये भी एक माइंड, एक मतलब एक चीज़ है जो आपके माइंड में आ सकती है कि सर शेप और साइज बदल दें, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो ये कोई फैक्टर नहीं। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर, इट इज़ नॉट अफेक्ट। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, इट इज़ नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर। रीजन बता। देखो सपोज करो अगर मान लो इतना छोटा बर्तन है, इतना बड़ा बर्तन। अब तुम सोचो सर इतने बड़े बर्तन में तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के, तो ज़्यादा वेपर बनेगी, तो वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ये सिर्फ उपज है तुम्हारे दिमाग की, ऐसा नहीं। आप चाहे इतने से बर्तन में लिक्विड को रखो, चाहे इतने बड़े में रखो, समझना, अगर लिक्विड वही है तो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ टेम्परेचर 25 है, यहाँ भी टेम्परेचर 25 है, यहाँ भी वाटर लिक्विड है, यहाँ भी वाटर लिक्विड है, तो यहाँ ज़्यादा वाटर होगा भले, लेकिन वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। रीजन देखो, यहाँ देखो ये बड़ा हुआ है कंटेनर, तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ गया भाई। कंटेनर बड़ा हुआ है तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया। यहाँ कंटेनर छोटा है तो सरफेस एरिया भी घट गया। तो इसलिए मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। यहाँ जितना वेपर, यहाँ जितना प्रेशर लगाएगी वेपर, यहाँ पर भी उतना ही लगेगा। समझो इस कहानी, क्लियर है नहीं? सरफेस एरिया भी उसी रेशो में चेंज हो गया। सरफेस एरिया अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर अपन कुछ सोच सकते हैं। तो इसीलिए अपन क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता कंटेनर के से शेप बदलने से या साइज बदलने से। ठीक है, तो ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है, भटकाने वाली बात। सेकंड चीज जो चेंज करते हैं वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हम निकाल रहे हैं, जिसको बॉईल करके उसकी वेपर बना रहे हैं और इक्विलिब्रियम पर उसका प्रेशर जान रहे हैं, उसकी नेचर चेंज कर दी। अलग अलग नेचर होती है लिक्विड की, तो अलग अलग वेपर प्रेशर जनरेट। क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को भाई, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। इफ लिक्विड possess मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, देन
देन क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल जल्दी से एस्केप नहीं हो जाएंगे, देन इट्स एस्केप टेंडेंसी डिक्रीजेस, देन इट्स एस्केप टेंडेंसी समझते हो ना, वेपर में जाने की टेंडेंसी, लिक्विड को एस्केप मतलब छोड़ना, लिक्विड को छोड़ के वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, देन इट एस्केप टेंडेंसी डिक्रीजेस, सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। मतलब ऐसा कोई लिक्विड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा है उसकी वेपर नहीं बनेगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल से फंसा रह जाएगा ना, उसको मॉलिक्यूल खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, तो कैसे टेंडेंसी होगी उसकी जाने की, एस्केप टेंडेंसी, वेपर बनाएगी ही नहीं, तो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड में ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं आपको इसके बता दें, हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लेते हैं डाई मैथिल ईथर, ये क्या है, डाई मैथिल ईथर, ठीक है। एक हम लेते हैं वाटर, एथेनॉल ले लो, एक हम ले लेते हैं एथेनॉल C2H5OH, और एक हम ले लेते हैं वाटर, इस तरह से। तो इन तीनों में अगर अपन कंपेयर करें तो इन तीनों में ईथर और ईथर लेंगे, मतलब ईथर को अपने क्या कंटेनर में ले लिए, यहाँ एथेनॉल को कंटेनर में लिए और ये वाटर को क्लोज कर दिया कंटेन, समझ रहे हो ना, और आप बॉईल कर रहे इक्विलिब्रियम पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएंगी तो इसका वेपर प्रेशर हमने चेक किया, तो हमने क्या पाया, वेपर प्रेशर को अपन पी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर को हम पी। एक चीज़ ध्यान रखना मेरी, यहाँ मैं एक कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल, यहाँ वेपर है और ये प्रेशर लगा रही है, इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को अपन बोलते हैं पी नॉट। पी नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, किसी भी चीज का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। मैं लिख देता हूं, पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, यानी जब कोई चीज अकेली हो, अकेला हो तो वेपर प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट, और साथ में कोई हो तो वेपर प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर कब बोलेंगे, जब साथ में कोई हो, जैसे पानी के साथ में अल्कोहल मिला दिया तो पानी का वेपर प्रेशर और अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर थोड़ी होगा, अकेला थोड़ी होगा, क्योंकि दोनों साथ हैं, तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या होगा बोलो, पार्शियल वेपर प्रेशर। अभी जैसे मान लो ये एक ही टाइप का कंपोनेंट है पर केवल वाटर है सपोज करो, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। क्लियर है नहीं, तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ई नॉट ईथर लिख देता हूँ, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट एथेनॉल लिख देता हूँ, एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, और इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है पी नॉट वाटर। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर वाटर का, उससे कम एथेनॉल का, और सबसे कम ईथर का। रीजन क्या है इसमें, ये ऑर्डर आया कहाँ से भैया, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज़्यादा है, एथेनॉल का उससे कम है, और ईथर का सबसे कम है। यहाँ रीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी 4-4, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पता है आपको। एथेनॉल का मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ईथर के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। देखो मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, इस तरह लिखिए, क्योंकि हमें रिलेशन पता है ना कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, या वेपर प्रेशर जो होता है V डॉट P, वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने H बॉन्ड बनाता है, 4 H बॉन्ड बनाता है, ये ओनली 2 ही H बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रो, और ये कोई H बॉन्ड नहीं। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो जाएंगे, टेंडेंसी एस्केप टेंडेंसी ईथर की ज़्यादा होगी, एथेनॉल की उससे कम होगी, वाटर की बिल्कुल कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो वाटर बहुत ही कम वेपर बनाएगा, ये इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब कैसे होता है, देखो पानी के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देखो ऐसे बनते हैं, ये पानी का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल लेके मैंने दिखा दिया। अब जरा दिमाग लगाओ, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन का एटम 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो, तो एक से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो, और दूसरे से क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक रहा, ये 2 रहा, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बना रहा है और 2 इधर से भी तो बना रहा होगा, तो बीच वाले को देखो, सिर्फ इस वाले को मत देखो, इसको देखना है तो एक और मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। बीच वाले वाटर के मॉलिक्यूल को देखो, सिर्फ बीच वाले वाटर के, तो बीच वाला वाटर का मॉलिक्यूल इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना,
एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा, ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बीच में, हर एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एथेनॉल लो, एथेनॉल में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने, देखो ऐसे, देखो ये हाइड्रोजन है, ये सिर्फ इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं तो इधर से नहीं बनेगा, और ये इधर से बना रहा है, बीच वाला 2 ही बना रहा है, एक इधर से एक इधर से, उसमें 2 उधर से बन रहे हैं 2 उधर से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ 4 है, और ईथर में तो है ही नहीं हाइड्रोजन, देखो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ईथर में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बोलो क्लियर हुआ है नहीं और कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि नेचर जो होती है ना लिक्विड की, नेचर ईथर है, एथेनॉल है, वाटर है, तो वो इसको वेपर प्रेशर को चेंज कर देती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कोई लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वाटर की तरह, ठीक है, तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या कम बनेगा। और ईथर की तरह है जिसमें बहुत ही कम लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बनेगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब तीसरी चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी चीज़ है हमारे पास टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर से भी वेपर प्रेशर चेंज होता है क्या, ठीक है, तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, टेम्परेचर से भी वेपर प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर से वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होता है इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। देखो सीधा सा है, ये हमारे पास 2 कंटेनर, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, वाटर लिया, सब वाटर एट T इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है, ये 25 पर नहीं, एक कंटेनर अलग अलग मत लो आप, जैसे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो, अलग अलग नहीं लेंगे अपन, ठीक है, एक ही कंटेनर से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एक कंटेनर हम लेते हैं और इस कंटेनर में वाटर को भर दिया, अब इसका क्या टेम्परेचर बढ़ाओ लगातार, तो कम टेम्परेचर पर कम वेपर बनेगी, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर बनेगी, कहानी खत्म। अरे सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा ना, जल्दी जल्दी नीचे वाले बल्क वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी जल्दी हटाएंगे ऊपर वालों को, ऊपर वाले और ऊपर वालों को, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले यानी सरफेस के मॉलिक्यूल को हटा देंगे, जल्दी जल्दी वेपर यहाँ पर बनने लगेगी, जल्दी जल्दी ज़्यादा वेपर बनेगी, तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ी, और इसीलिए हम कहेंगे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की कहानी कम हो जाती है। क्लियर हुआ या नहीं होगा? तो ये थे 3 फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को चेंज कर देते हैं। अब कई बुकों में ये लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का एक और है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज है, मैं बता देता हूँ इसमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इससे भी चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, सपोज करो वाटर है एक और एक एथेनॉल है, बात वहां पर ही आकर रुकेगी, देखना। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें एथेनॉल का, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 80 डिग्री, लगभग बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट 80 डिग्री होता है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एथेनॉल 80 पर बॉइल होने लग जाए। और वाटर का हम जानते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वाटर का, क्यों? कहानी वही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, अभी तो देखा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर, और एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कहानी वही, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी से वेपराइट नहीं होता, बॉयल कैसे होगा? वो बॉयल होने का मतलब यही तो हुआ कि मॉलिक्यूल वेपर बना रहा है, क्लियर है ना। तो ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल होगा तो वेपर प्रेशर, क्लियर है ना, कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन ऑपोजिट होता है, ये ध्यान रखें, क्लियर है ना। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लेस वेपर प्रेशर, अभी देखेंगे। और यहाँ क्या आएगा, मोर वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा देखो। ये तो हमने देख लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, लेकिन एक नई चीज और निकल के सामने आई है, देखो। बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है,
तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो भी वेपर प्रेशर कम। तो ये लेकिन ये दोनों बात एक दूसरे की सिमिलर ही हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। कहानी एक ही है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? वाटर का, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा वाटर का। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब एथेनॉल जल्दी टेंडेंसी है इसकी वेपर बनाने की, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 20 डिग्री कम है, तो कम गर्म करेंगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा 80 पे ही, तो इसमें ज़्यादा टेंडेंसी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा है एथेनॉल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर का। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को, 3 ही है सॉरी, एक तो कंटेनर का शेप साइज है वो चेंज नहीं करता, 3 है। नेचर ऑफ लिक्विड है, क्लियर है नहीं है, टेम्परेचर है और बॉइलिंग। एक चीज़ इसमें और देख लो, अगर हम लिक्विड देखें, नेचर ऑफ लिक्विड, इसको मैं दोबारा से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नेचर ऑफ लिक्विड में अपन ने देख लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो इसके लिए क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो नेचर के बेस पे लिक्विड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वोलाटाइल लिक्विड, एक कौन से लिक्विड होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड, और एक होते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड। अब ये क्या चीज़ है समझो, वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल लिक्विड में क्या डिफरेंस। वोलाटाइल लिक्विड ऐसे होते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे लिक्विड जो वेपर प्रेशर नहीं बनाते, ठीक है, यानी इनका वेपर प्रेशर होता है, सॉरी बनाते हैं, इनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता, ठीक है ना। फॉर्म वेपर एंड प्रोड्यूस वीपी, ये वीपी यानी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, मतलब जो वेपर नहीं बनाते, यानी इनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 0 होता है। पी नॉट क्या समझिए ना, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनका 0 नहीं होता, मतलब कुछ न कुछ होता है, ठीक है, और इनका 0 होता है, दैट मीन्स ये वेपर नहीं बनाते। डू नॉट फॉर्म वेपर, डू नॉट फॉर्म वेपर, तो वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा इनका। अच्छा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वोलेटाइल लिक्विड हमारे दिए हुए हैं सिलेबस में वो मैं आपको बता देता हूँ जो बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा केस याद आ रहा है, वाटर, ठीक है, उसके बाद एथेनॉल, ठीक है, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद टॉलुइन, ये सब वेपर प्रेशर बनाते हैं। ईथर, बहुत सारे एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, वाटर, एथेनॉल, टॉलुइन, बेंजीन, ये सब क्या है, वोलाटाइल लिक्विड, मतलब इनको जब हीट करेंगे तो ये वेपर बनाने लगेंगे, और ये सारे लिक्विड होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सबके लिक्विड, रूम टेम्परेचर। नॉन वोलेटाइल लिक्विड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। सोचो सॉलिड तो वैसे भी कैसे वेपर बना लेंगे डायरेक्टली, पहले वो लिक्विड में आएंगे ना, तो सॉलिड्स का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। जैसे नमक आपने लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो पानी तो पूरी तरह वेपर बना लेगा, नमक नहीं बनाएगा, चीनी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें है सॉलिड्स, सॉलिड्स लेते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। कौन कौन से एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, इसमें 3 एग्जाम्पल याद रखना। यूरिया, यूरिया क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड ONH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मैं लिख देता हूँ 60, निकाल लो, निकालना आता है आपको, ठीक है। सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट आपको बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। यूरिया के अलावा ग्लूकोज C6H12O6, 180 होता है मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा होता है सुक्रोज, चीनी, इसका होता है फॉर्मूला C12H22O11, 344 होता है मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर है। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स के। अरे ये नॉन वोलाटाइल लिक्विड ऐसे होते हैं जो वेपर नहीं बनाते, वेपर प्रेशर बिल्कुल भी ये प्रोड्यूस नहीं करते, इनका वेपर प्रेशर 0 होता है। और वोलाटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता, ये कुछ न कुछ वेपर बनाते हैं, इसी वजह से वेपर प्रेशर भी प्रोड्यूस होता है। वेपर प्रेशर की कहानी हम इनकी वजह से पढ़ रहे हैं, वोलाटाइल लिक्विड की वजह से, क्लियर है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये अभी तक हमने देखा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स उसको चेंज कर देते हैं, वोलाटाइल लिक्विड कौन से होते हैं, नॉन वोलाटाइल लिक्विड कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ। अब आगे क्या आने वाला है, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स ने अपना लॉ कैसे बनाया था, उसने क्या किया, 2 वोलाटाइल लिक्विड लेकर के एक सॉल्यूशन बना लिया। जैसे वाटर लिया उन्होंने और एथेनॉल लिया, एक को सॉल्यूट कह दिया, एक को सॉल्वेंट कह दिया। जैसे मान लो एथेनॉल सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया,
तो एथेनॉल को वाटर में डाल दिया। अच्छा बेंजीन को टोलुइन में डाल दो, ये बेंजीन है ये टोलुइन है, बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो उसे टोलुइन बोलते हैं। 2 लिक्विड लेकर के उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, क्लियर है नहीं? और उन्होंने अपना एक लॉ दिया राउल्ट्स लॉ, उसको अपन देखेंगे क्या होता है बड़े आराम से। लेकिन पहले ये देखो कि हम और किस तरह से बना सकते हैं सॉल्यूशन। भाई एक तो आप वोलेटाइल लिक्विड लेके उसको वोलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, एक ऐसा सॉल्यूट लो जो वोलेटाइल हो, जैसे एथेनॉल ले लिया, वोलेटाइल है मतलब वेपर प्रेशर बनाएगा। और एक ऐसा सॉल्वेंट लो जो भी वोलेटाइल हो, वाटर, उसमें उसको डिसॉल्व, मतलब वोलाटाइल सॉल्यूट लेके वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, दोनों के वेपर प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा, क्योंकि पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो दोनों पे डिपेंड हो जाएगा ना, दोनों वोलेटाइल है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी और है यहाँ पर, क्या, एक हम क्या ले, सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल ले लें, जैसे हम क्या करें, यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज ले लें, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको पानी में यानी सॉल्वेंट में घोल दे, पानी वोलेटाइल है, मतलब एक कंपोनेंट जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल ले लिया हमने, और दूसरा सॉल्वेंट हमने वोलेटाइल ले लिया, क्लियर है? तो उस केस में फिर वेपर प्रेशर कैसे निकालें? ये 2 चीजें अपन को पढ़नी। जब दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे कि सॉलिड को डालेंगे तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती कि आप नॉन वोलेटाइल को लेकर नॉन वोलेटाइल में डाल दो, क्योंकि दोनों ही अगर नॉन वोलेटाइल हुए तो फिर वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा ना, दोनों का कहानी खत्म, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, क्लियर है नहीं? ठीक है, तो पहला केस हम डालते हैं, अब डालते हैं पर हेडिंग राउल्ट्स लॉ। क्या डालते हैं? राउल्ट्स लॉ। अब इसको जरा समझते हैं। तो देखो राउल्ट्स ने जो अपना लॉ दिया था बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ था ये। क्या कहा राउल्ट्स? राउल्ट्स ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि अगर हम एक वोलाटाइल लिक्विड को दूसरे वोलाटाइल लिक्विड में डिसॉल्व करें, पहले लॉ में नहीं लिख रहा है पर समझाता हूं पहले आपको, ठीक है? हम क्या लेते हैं, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ओके, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस सॉल्यूशन में एक हमारे पास कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और एक हमारे पास सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को B मान लेते हैं और सॉल्वेंट को A मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? सॉल्यूट को B मान लेते हैं, सॉल्वेंट को A मान लेते हैं, आसानी रहेगी थोड़ी सी और कोई बात नहीं है ना। तो सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, सॉल्यूट कैसा है, वोलाटाइल, ठीक है, और सॉल्वेंट भी कैसा है, वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल में दोनों वेपर बना, क्लियर है नहीं? तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहां पर क्या है हमारे पास, दोनों के पार्टिकल्स हैं, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी, ठीक है, नीचे भी है इसी तरह से। अब क्या होगा, यहां पर जो वेपर बनेगी, हम इसको गर्म करेंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, वेपर बनेंगी, उसमें ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे, ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे, क्लियर है नहीं? तो यहां जो हम वेपर प्रेशर बोले ए का वेपर प्रेशर हम P0 A नहीं लिख सकते, हम उसे क्या लिखेंगे, सिर्फ PA लिखेंगे, और इसे अपन बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। समझ रहे हो ना मैंने पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि 2 चीजें एक साथ, ये अकेला हो तो नोट लगता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है? ऐसे बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, उसके लिए बोलेंगे अपन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसे अपन कैसे निकालें, उसको अपन चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इनको अलग अलग लेके और देख लेते हैं। अलग अलग से मतलब ये कि हम पहले ए को प्योर फॉर्म में लेके देख लेते हैं, ठीक है, और बी को प्योर फॉर्म में लेके देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करें। देखो ध्यान से, हम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है, ए, ये सारे ए के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल है, ओनली ए के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल की वजह से बनेगी,
तो यहाँ जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा उसको अपन पी नॉट ए लिख सकते हैं ना। क्लियर है नहीं? ऐसे ही इधर जो वेपर बने, इधर बी ले लेते हैं हम भी, ये भी वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल। डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ए और बी को अलग अलग लेके दे। ये सॉल्वेंट हो गया हमारे पास, सपोज हमने ए को सॉल्वेंट माना है, जैसे वाटर हो गया, ये एथेनॉल हो गया। यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो बी की बनेगी, तो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। समझ में आ रही है ना? ये अकेला हो गया ना प्योर फॉर्म में, तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए और इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी, ठीक है। तो राउल्ट ने ये बोला था कि जो वेपर प्रेशर होगा ए का पी ए, वेपर प्रेशर जो होगा ए का पी ए, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसकी मोल फ्रैक्शन एच ए के। मोल फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कंसंट्रेशन की यूनिट है। मोल फ्रैक्शन नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कोई भी चीज है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके कितने मोल हैं सॉल्यूशन में वो देख लो, और सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें हैं उन सबके मोल कितने, उससे डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो एक बात बताओ, अगर किसी चीज के मोल ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा नहीं? और मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ, मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो पी नॉट ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? एक तरह से मोल फ्रैक्शन। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ तो पी नॉट ए होगा, यहाँ पी नॉट बी होगा। तो अगर हम यहाँ आए, अब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा या नहीं होगा बताओ? पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर कब यूज करेंगे? जब सॉल्यूशन हो। ये सॉल्यूशन बन गया हमारा। यहां तो हम क्या यूज करेंगे? वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हम लिख देते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन यहाँ प्योर नहीं है, सॉल्यूशन में है, तो पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसकी मोल फ्रैक्शन। अरे अगर ए के यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल हुए तो ज्यादा मोल होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मोल अगर ए के हुए तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। क्लियर है नहीं? अच्छा, ऐसे बी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कब ज्यादा होगा? जब उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तभी तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो ये रिलेशन दिया था सिंपल सा कि अगर किसी मॉलिक्यूल, अगर किसी सब्सटेंस के ज्यादा मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के अंदर तो उसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है यानी पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शनल के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है नहीं? ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। डेफिनेशन लिख देते हैं पहले तो। ये है पी ए प्रोपोर्शनल टू एच से, ये राउल्ट लॉ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी राउल्ट लॉ की, जरा समझो। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट या ईच कंपोनेंट लिख लो। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of this component in solution। अरे अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। एक्स ए ज्यादा है तो पी ए ज्यादा होगा। ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है ए का तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ए के, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वेपर भी ज्यादा बनाएंगे, वेपर ज्यादा बनाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा, पी ए। सीधी सी कहानी है। ऐसे जब बी के ज्यादा हुए तो पी भी ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये है राउल्ट्स लॉ, सिंपल सा सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं? ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे देते। अब अपन लिखते हैं फ्रॉम 1 से। इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओ, कांस्टेंट आया के एक्स ए। एक कुछ कर लेते हैं, दूसरे पर भी अप्लाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। के कांस्टेंट है
अब हम सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सपोज ए प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, ए को प्योर फॉर्म में मान लेते हैं, ए प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, यानी बी नहीं है, ए है अकेला। तो हम पहले से ही जानते हैं सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, एच से प्लस एच बी इक्वल टू 1। बताया था ना मैंने, किसी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन एच से, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन एच बी। ए को सॉल्वेंट माना है, बी को सॉल्यूट, ए को सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन जोड़ दो, ये हमेशा एक आती है, बताया था मैंने। क्लियर है नहीं? अगर ए प्योर फॉर्म में है, क्लियर है, तो बी तो है ही नहीं, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बोलो, 0 होगा। क्लियर है? तो एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो हम एक को सब इक्वेशन 2 में एक्स ए क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एक्स ए की वैल्यू 1 रह जाएगी, यानी पूरा का पूरा क्या है, ए ही तो है, यानी पूरा का पूरा मोल ए का ही है, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही है, तो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन ए का ही होगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू के, और इस पी ए को हम पी ए ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए नॉट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए को पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, ये समझा रहा हूं मैं भाई। पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, फिर हमने कंडीशन सपोज की कि अगर ए प्योर फॉर्म में है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स भी तो 0 होगा, और अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 रख दिया इसकी जगह, तो ये पी ए इक्वल टू के हो गया। क्लियर है नहीं है? तो इस के बराबर के इक्वल टू के की जगह हम पी ए लिख सकते हैं ना, लेकिन इस पी ए को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, तो पी ए को लिख देंगे पी ए नॉट। अब क्लियर है? तो इसको इक्वेशन 3 दे दो, इस 3 का मान 2 में रखो, ठीक है ना, फ्रॉम 2 and 3। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। राउल्ट्स लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। सिमिलरली फॉर बी, इसी तरह से बी के लिए, सिमिलरली फॉर बी, बी के लिए क्या लिख सकते हैं, पी बी लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है? पी इक्वल टू लिख दिया पी ए नॉट एक्स और पी बी इक्वल टू लिख दिया पी बी नॉट एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। अच्छा, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे, पी टोटल। पी टोटल क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर पी ए प्लस बी का वेपर प्रेशर पी बी, यानी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे तभी तो आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो पी टोटल हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, पी टोटल लिख सकते हैं, पी ए को क्या लिखेंगे, पी ए नॉट एक्स से, इक्वेशन 4 से, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी को क्या लिखेंगे, पी बी नॉट एक्स बी। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखो एक और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी भी तो होता है, क्योंकि जब दोनों चीजें एक साथ है, ए और बी, तो दूसरी चीज भी तो उसके मोल फ्रैक्शन को कम करेगी। अरे ए का मोल फ्रैक्शन ए को थोड़ी होगा, उसके साथ बी भी है, तो 1 माइनस एक्स बी, यानी ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि बी का भी तो कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन बनेगा ना। ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स है, तो इसको ऐसे लिख लिया। तो इसको मैं पी टोटल ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दो, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे लिख सकता हूँ। आप क्या लिख सकते हैं इसको, पी टोटल इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अपन इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स, इसको आगे इसको पीछे। अब देखो कॉमन एक्स बी है, इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी कॉमन है, तो मैं एक्स बी को कॉमन लिख देता हूँ, और अंदर क्या बच गया देखो, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। क्लियर है या नहीं बोलो, कि एक चीज मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। देखो कुछ भी नहीं है,
हमने क्या किया, पहले ए लिया, उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट है प्योर फॉर्म में, बी का प्योर फॉर्म में, दोनों को मिलाया तो पार्शियल वेपर प्रेशर बोलने लग जाएंगे। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी। ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा किसी भी चीज़ का वो उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। ये है राउल्ट्स लॉ। हटाया के आया, फिर अपने एक सब कंडीशन सपोज की कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक इक्वल होगा, तो एक्स बी इक्वल टू 0 क्योंकि प्योर फॉर्म में को मान लिया। एक्स इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 1 रखा, इस पी ए को पी ए नोट लिख दिया, यहीं पर रख दिया कि किसी के पी ए नोट रख दिया, तो ये वाली इक्वेशन है पी ए नोट एक्स से, इसीलिए बी के लिए आ जाएगी। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड कर दो, ठीक है। इस पी ए और पी बी की वैल्यू लिख दो, पी ए नोट एक्स से पी बी नोट एक्स भी, ये राउल्ट लॉ से लिख दी। एक्स से को 1 माइनस एक्स भी लिख दो, चाहे एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख के सॉल्व कर लो। इन सबको कंडीशंस करोगे, मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करके कॉमन ले लो एक्स बी को, आंसर आ जाए। तो ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। और ये पहला केस है। जो राउल्ट्स लॉ होता है वो हमने कब समझाया, कब एक्सप्लेन किया है कि दोनों लिक्विड सब्सटेंस है। हमने राउल्ट्स लॉ कब एक्सप्लेन किया है कि दोनों लिक्विड वोलाटाइल है, ठीक है। आगे हम राउल्ट लॉ को दूसरे तरह से एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी उसकी स्टेटमेंट लेंगे। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ लो कि जब एक वोलाटाइल, एक जो लिक्विड है वो वोलाटाइल है और दूसरा सॉलिड है नॉन वोलाटाइल, मतलब सॉल्वेंट तो वोलाटाइल लिक्विड हो जाएगा और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस सॉलिड होते हैं, मैंने बताया आपको। उसके बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जस्ट से, उसके बाद वीडियो लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। नोट आपने कर ही लिया, जरा ध्यान दो। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन क्या है, 0.78 ग्राम 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.96 ग्राम टॉलुइन, 0.96 ग्राम टॉलुइन form a solution. Form a solution. एक सेकेंड, टॉलुइन का अपन ये यहाँ पे 0.92 है, ठीक है। 0.92 ग्राम टॉलुइन फॉर्म ए सॉल्यूशन। फाइंड, अपन जो दो चीजें पता लगाएंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, ठीक है। T फॉर टॉलुइन है, B फॉर बेंजीन। बेंजीन टॉलुइन का पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है और दूसरा टोटल वेपर प्रेशर बताना है। तो टोटल वेपर प्रेशर तो बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर और टॉलुइन का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे, टोटल तो बहुत आसान है, पहले ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है भाई, सीधी सी बात है। हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है बेंजीन का। तो बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, PB इक्वल टू क्या होगा, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P0B XB, समझिए। और टॉलुइन का क्या होगा, PT इक्वल टू PT0 XT, समझ गया नहीं क्या लिखा है मैंने, राउल्ट लॉ से लिख दिया। अब वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिए हुए, P0B बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है 200 mmHg, mmHg प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। और टॉलुइन का दिया हुआ है 400 mmHg। बेंजीन का कितना दिया हुआ है 200 mmHg और टॉलुइन का 400 mmHg दिया, ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ। हमें पार्शियल बताना है, पार्शियल का मतलब जब बेंजीन को टॉलुइन में मिला देंगे तब। हमेशा ध्यान रखना किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम ही आता है। पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम ही आता है। जैसे यहाँ पर हम चेक कर लो पार्शियल वेपर प्रेशर कितने हैं, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर अपन को दिया हुआ है, पार्शियल वेपर प्रेशर इनसे कम आएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। अब निकालो, अपन पी भी निकालते हैं, बेंजीन का PT निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ XB और XT तो चाहिए। तो XB क्या है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल अपॉन बेंजीन के नंबर ऑफ मोल प्लस टॉलुइन के नंबर ऑफ मोल, समझ गए ना। अरे दोनों के नंबर ऑफ मोल नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही तो निकालते मोल फ्रैक्शन। अब बेंजीन के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, देखो वेट दिया हुआ है बेंजीन का, ठीक है। तो पहले बेंजीन के टॉलुइन के नंबर ऑफ मोल निकाल लो इधर से।
तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? वेट क्या है बेंजीन का, ये, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेंजीन का, ये। तो वेट कितना है बेंजीन का, देखो 0.78 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, कैलकुलेट कर लो, C6H6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0.01। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हमें? 0.01 मोल। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलुइन, तो वेट कितना है उसका, देखो वेट है इसका 0.92 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 92, तो इसके भी 0.01 मोल ही दिए हुए, दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल दिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा XB का, जो मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का वो क्या होगा? 0.01 यहाँ आएगा अपॉन 0.01 प्लस 0.01, समझ गए? ऐसे निकाल लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 0.02। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.5। अगर बेंजीन का 0.5 है तो टॉलुइन का भी 0.5 होगा, 1 माइनस बेंजीन का। आ गया दोनों का मोल फ्रैक्शन, आ गया नहीं आ गया? अरे बेंजीन का अगर 0.5 आएगा मोल फ्रैक्शन, तो टॉलुइन का क्या आएगा? 1 माइनस बेंजीन का, तो 0.5 इसका आएगा। अब क्या करना है? अब तो बहुत सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे? PB निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। PB नॉट कितना है? 200 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 100। देखो 100 mmHg, यानी बेंजीन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो प्योर फॉर्म यानी 200 से कम आया है, क्योंकि उसके साथ टॉलुइन है ना, तो टॉलुइन उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ कम कर देता है। बेंजीन टॉलुइन क्या करेगा, टॉलुइन बेंजीन क्या करेगा। ठीक है, अब टॉलुइन का कैसे निकालेंगे? टॉलुइन क्या निकालेंगे? उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसके मोल फ्रैक्शन से, वो भी 0.5 है, तो इसका 200 आएगा, इन दोनों का आधा हो जाए। ठीक है, और टोटल क्या आएगा बताओ? टोटल आएगा 300। समझ गए ना कैसे लिखाना? अरे बेंजीन का और टॉलुइन का ऐड कर दो ना। अगर बेंजीन का वेपर प्रेशर और टॉलुइन का वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा 300 mmH। बोलो सब कुछ एकदम क्लियर है, कुछ भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा सॉल्यूशन 04।